नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गुरूर और घमंड की एक कहानी सुनाती हूँ। मेरा नौकर मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया और बोला, साहब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि दो कौड़ी के नौकर की ये हिम्मत। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया और बेटी की शादी बहुत अमीर परिवार में कर दी। एक दिन बेटी के ससुराल गया तो गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और बोले, कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आपको अंदर आने ना दिया जाए। मैं हैरान हुआ कि कौन कमिश्नर, तो अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, आपका दामाद। मैं जो ही पलटा, आंखें फट पड़ी, क्योंकि वहां तो मैं श्रीमान रमेश कुमार उस चमचमाती कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था, जिसकी चमकीली चमड़ी मेरी मारी हैसियत और समाजी रुतबे की निशानी करती है। मेरे सामने कीमती लकड़ी की मेज पर सलीके से रखी हुई ताजा चाय की प्याली से भाप उठ रही थी और मेरे हाथ में अखबार का वो पन्ना था जिस पर मेरी कंपनी की नई फैक्ट्री के उद्घाटन की खबर छपी थी। उस वक्त मेरी नजर में सिर्फ दुनियावी घमंड और अहंकार था। मैंने गर्दन पीछे कुर्सी की पुश्त से टिकाई और सुकून से वो सुर्खियां पढ़ने लगा जिनमें मेरी कारोबारी उरूज को सहारा जा रहा था। उस कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। बाहर से चौकीदार हाँफता हुआ आया। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और झिझक थी। उसने आदर से नमस्ते किया और बोला, साहब बाहर एक नौकर खड़ा है, नौकरी की तलाश में है, बहुत मिन्नतें कर रहा है कि बस एक बार आपसे बात करवा दें। मैंने सरसरी नजर से उसकी तरफ देखा, कुछ पल सोचा और फिर बेजारी से हाथ हिलाकर कहा, बुलाओ अंदर, देखता हूँ कौन है ये ग्रामीण। चौकीदार झुककर पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में न आम ग्रामीणों जैसी झिझक थी, न आंखों में झुकी हुई नजर। वो बड़ी शान से अंदर आया, जैसे वो मेरी हवेली का मालिक हो, जैसे ये हॉल, ये कुर्सियां, ये पंखे सब उसके जाने पहचाने हों। उसका ये अंदाज मुझे चौंका गया। मैंने नापसंदी से उसका मुआयना किया। पुराना फीका सा कपड़ा, जूते धूल से सने, हाथों पर मिट्टी के निशान, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक सवाल नहीं बल्कि एक बयान। उसने मेरे करीब आकर साफ लहजे में कहा, नमस्ते साहब, मेरा नाम विक्रम है, मैं गांव से आया हूँ। मेरी माँ बीमार है, घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैंने सुना है कि आपको किसी आदमी की तलाश है काम के लिए। अगर आप मौका दे तो मैं ईमानदारी से सेवा करूंगा। उसकी आवाज धीमी थी मगर पूरी ताकत वाली। उसके लहजे में खुद तरसी नहीं थी, ना ही गिड़गिड़ाहट, बल्कि एक खामोश आत्मविश्वास और सच्चाई थी जो मुझे नापसंद आई। मुझे वो नौकर पसंद होते थे, आंखें नीची रखकर बात करे। ये नौजवान तो जैसे बराबर खड़ा हो गया था। मैंने उसे एक सरसरी सी नजर से देखा, जैसे कोई व्यापारी घटिया माल का मुआयना करे। उसके फटे कपड़े और धूल भरे चेहरे में मेरी नजर में उसकी कीमत दो कौड़ी की कर दी। मेरे नजदीक ऐसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा होते हैं और उनकी कोई अपनी राय या हैसियत नहीं होती। मगर हैरत की बात यह थी कि वो दूसरे नौकरों की तरह दबकर बात करने के बजाय सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। वो मुझे झुककर नमस्ते तो कर रहा था, लेकिन वो नमस्ते मजबूरी का नहीं बल्कि गरिमा का था। उसने एक पल के लिए भी खुद को कमतर नहीं दिखाया और जब उसने कहा कि वो ड्राइविंग जानता है और हर काम ईमानदारी से करेगा,
तो उसके लहजे में एक ऐसी पुख्तगी थी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी ये अनचाही आत्मविश्वास मुझे सख्त नागवार गुजरी। मैंने सोचा, ये कौन होता है यूं बात करने वाला? ये नहीं जानता कि ये किसके सामने खड़ा है। मेरे दिल में एक गुस्सा पैदा हुआ, एक एहसास, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो मुझे किसी विद्रोह जैसी महसूस हुई। जैसे वो मुझसे इल्तिजा नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे बता रहा था वो मेरे साथ काम करना चाहता है, बराबरी पर सम्मान से। मैं चौंक गया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, पहले कहाँ काम किया है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी ईमानदारी का? उसने सादगी से कहा। सबूत मेरे हाथों की मेहनत है और दुआ मेरी माँ की। अगर आप चाहें तो परीक्षा पर काम कर सकता हूँ। ये बात मेरे घमंड को चुभ गया। मेरे दिल में फौरन एक दीवार खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि ये नौजवान हद से बढ़ रहा है। इसे फौरन इसकी जगह दिखानी होगी। और यहीं से मेरे अंदर एक इरादा जन्म लेने लगा। एक ऐसा इरादा जो बाहर से महज रोजगार देने का था, लेकिन अंदर से एक जंग की शुरुआत था। एक अमीर का घमंड और एक गरीब की खुददारी आमने सामने आ गई, और ये मैं किसी सूरत पर बर्दाश्त न करता कि एक गरीब ग्रामीण, एक नौकर मेरे सामने सर न झुकाए। एक नौकर को अपने मालिक के सामने आंखें झुकाए रखनी चाहिए, ताकि इस तरह बराबरी का एहसास ना दे। मेरी पत्नी का दिल हमेशा नरम था। उसने फौरन उस पर तरस खा लिया और मेरे तमाम एतराज के बावजूद उस गरीब को घर में रखने पर जोर दिया। मैंने पत्नी की बात मान ली, मगर अपने दिल में ठान ली कि मैं इसे इसकी औकात याद दिलाता रहूंगा। मैंने उसे फौरन नई गाड़ी से दूर रखा और उसे घर के पीछे पुरानी गाड़ियों के कबाड़ में मरम्मत के काम पर लगा दिया, ताकि उसकी हर सुबह मेहनत और पसीने में डूबी रहे। मेरी नजरों में ये फैसला न सिर्फ एक सावधानी थी, बल्कि एक सबक भी, जो मैंने जिंदगी भर सीखा था कि जब किसी निचली हैसियत के व्यक्ति को थोड़ी सी आजादी मिलती है, तो वो खुद को ऊंचाई पर समझने लगता है। मेरे लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी कि एक आम सा लड़का जो दरवाजे पर भीख मांगने के बराबर खड़ा था, मेरे कीमती वक्त और आराम में खलल डाले। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए एक खामोशी, एक खामोश विद्रोह का ऐलान था। मेरे कानों में उसकी बातें नहीं, बल्कि उसकी आत्मविश्वास की गूंज सुनाई दी, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर सकता है। और यही वो बात थी जो मेरे घमंड को चुभ गई। मुझे यकीन था कि अगर उसे फौरन उसकी जगह ना दिखाई गई, तो कल को वो मेरे बराबर खड़ा होने का सपना देखने लगेगा। मैंने उसके लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां गर्मी, पसीना, शोर और तेल की बदबू हो, ताकि वो जान ले कि ये दुनिया सिर्फ अमीर के लिए रोशन है और बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ धुंधला साया, मेहनत और अंधेरे आते हैं। वो दिन मेरे लिए एक फैसला करने वाला पल था। मैंने अपने महल के दरवाजे पर खड़े उस साधारण व्यक्ति को अंदर आने दिया, लेकिन उस पर नजर रखने, काबू पाने और अपनी ताकत की हद दिखाने का पक्का इरादा कर लिया। मेरी बेटी, जो हाल में ही अमेरिका से उच्च शिक्षा हासिल करके लौटी थी, उसने घर आते ही कई चीजें बदलना शुरू कर दी थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती, और जब भी गाड़ी में कोई खराबी होती, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के सीधा गैरेज में जाकर विक्रम से बात कर लेती। एक दिन मैंने उसे गैरेज में देखा। वो विक्रम के साथ गाड़ी का बोनट खोले खड़ी थी।
और दोनों किसी तकनीकी मसले पर बात कर रहे थे। विक्रम उसे गाड़ी के इंजन के पुर्जे दिखा रहा था और प्रिया बड़ी दिलचस्पी से सवाल पूछ रही थी। जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो वो चौंकी नहीं बल्कि सामान्य अंदाज में बोली, पापा, विक्रम ने बताया है ये पुराना मॉडल अब काम नहीं करता, हमें नए मॉड्यूल्स लगवाने चाहिए। एक और दिन वो विक्रम को घर के पिछले बगीचे में ले गई, जहां उसने उसे सलाह दी कि अगर वो पढ़ना चाहे तो वो कुछ पुरानी अंग्रेजी किताबें उसे दे सकती है। मैंने ये सब सुना और फौरन नौकर को बुलाकर विक्रम को गैरेज के काम तक सीमित कर दिया और सख्ती से कहा कि कोई भी नौकर घर के सदस्यों से व्यक्तिगत बात नहीं करेगा। मैंने फौरन एक सख्त हुक्म जारी किया कि विक्रम घर का नौकर है और उसे किसी भी घरेलू सदस्य, खास तौर पर प्रिया से कोई बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। मेरे घर की इज्जत मेरे लिए सबसे अहम थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी 2 टके के नौकर की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। एक रात जब मैं ठंड में अपने लॉन में टहल रहा था, तो मैंने उसे बाहर सख्त ठंड में चटाई पर पूजा करते देखा। मेरी नजरों में ये सब सहानुभूति भटो बटोरने और खुद को नेक दिखाने का नाटक था। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया था कि ये सीधे साधे लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलते हैं और ये मौका मिलते ही आपकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। मैंने उस रात ही उससे छुटकारा पाने का अंतिम फैसला कर लिया, इससे पहले कि वो मेरी बेटी पर अपना कोई गहरा असर डाले। प्रिया की तरफ से भी बदलाव दिख रहे थे। एक दिन वो मेरी मीटिंग में चाय देने आई और जब सब लोग चले गए तो कहने लगी, पापा, विक्रम ने मुझे कुछ अच्छी किताबें बताई हैं, क्या हम उन्हें मंगवा सकते हैं? मैं हैरान रह गया कि वो उस नौकर की बात इतने आत्मविश्वास से मुझसे कर रही थी। एक और दिन मेरी पत्नी ने बताया कि प्रिया ने विक्रम को अपना पुराना लैपटॉप दिया है ताकि वो शाम को अंग्रेजी सीखने वाली वीडियो देख सके। मैंने लैपटॉप वापस मंगवा दिया और गुस्से में प्रिया को चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा किसी नौकर से ऐसे संबंध रखेगी तो सख्त सजा दी जाएगी। फिर एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, विक्रम गैरेज में भागकर मुख्य दरवाजे के पास आया और प्रिया ने छतरी लेकर बाहर जा उससे कहा कि तुम भीग रहे हो, ये ले लो। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने फौरन दोनों को अलग कर दिया और विक्रम को 1 हफ्ते के लिए काम से रोक दिया। प्रिया, जो कभी मेरे इशारे पर अपनी सोच बदल लिया करती थी, अब सवाल करने लगी थी। अब मेरी बातों पर अंधा यकीन नहीं रहा था। वो मुझे सुनती जरूर थी, मगर उसकी खामोशी में वो पुरानी आज्ञाकारिता नहीं थी। उसने विक्रम से होने वाली बातचीत को कभी शर्मिंदगी के पर्दे में नहीं छुपाया, बल्कि एक अजीब किस्म की मासूम हिम्मत से वो उसका जिक्र करती थी, जैसे उसे ये संबंध छुपाना ही ना पड़े। मुझे ये अंदाजा नाकाबिले बर्दाश्त लगता था। एक बेटी जो अपने पिता की इज्जत के दायरे में निकलकर एक साधारण नौकर के साथ बात करने में गर्व महसूस करे, ये मेरे पारिवारिक सम्मान के मुंह पर तमाचा था। विक्रम की मौजूदगी अब सिर्फ एक नौकर की हद तक सीमित न रही, वो प्रिया की सोच का हिस्सा बन रहा था। उसके शब्द, उसका लहजा, उसकी नरमी, सब कुछ प्रिया के विचारों पर असर डाल रहे थे। मैंने देखा कि वो जिन किताबों का जिक्र करती है, वो इन्हीं विषयों पर थी जिन पर विक्रम की बातचीत हुआ करती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी मेरी पकड़ निकलती जा रही है, जैसे कोई हवा का झोंका मिट्टी की मजबूत दीवारों में दरार डाल रहा हो।
इसलिए जब मैंने उसे पूजा के साथ अकेले ठंडी रात में चटाई पर बैठे देखा तो मेरे दिल में दया नहीं आई, बल्कि डर आया। एक ऐसा डर जो सिर्फ पिता को नहीं, एक अमीर को महसूस होता है जब उसकी सत्ता को खतरा हो। ये नौकर अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक विद्रोह था, और मैंने तय कर लिया कि इसे फौरन खत्म करना होगा। अगले ही दिन मेरे वहम और मेरी तमाम बदगुमानी हकीकत में बदल गई, जब विक्रम ने खुद आकर मेरे सामने मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी प्रिया का हाथ मांगा। ये सुनकर मेरी रगों में खून खौलने लगा। गुस्से से मेरी सांस बंद होने लगी और मेरे कानों में जैसे धुआं निकलने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी की कल्पना भी नहीं किया था। वो अपनी जगह पर दृढ़ से खड़ा था। उसके लहजे में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मजबूत आत्मविश्वास था। वो बोला कि वो उसे पसंद करता है और उसे खुश रखेगा, और बहुत जल्द अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनकर मेरा दामाद बनने आएगा। मेरे नजदीक मेरी पारिवारिक इज्जत, मेरे रुतबे और मेरे अधिकार पर सबसे बड़ा और नाकाबिले माफी हमला था जो एक नौकर कर सकता था। उसने अपनी औकात और हद को पूरी तरह तोड़ दिया था, और मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर था। मैंने मेज पर बड़ा फूलदान उठाया और उसे तोड़कर कहा कि तुम्हारे जैसे गरीब के सामने सिर्फ अपमान और गरीबी ही लाते हैं, और तुम हमेशा मेरे जूते के नीचे नौकर ही रहोगे। मेरा हाथ कांप रहा था, मगर वो कांपना कमजोरी का नहीं बल्कि गुस्से का था। मैंने अपनी उम्र में सैकड़ों नौकर को देखा था, मगर कभी किसी ने आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। और आज मेरे सामने वो खड़ा था, जैसे वो मेरे मुकाबले हो, जैसे मेरे घर के दरवाजे पर मेरी इज्जत को चुनौती दे रहा हो। उसके चेहरे पर न शर्मिंदगी थी न डर, बल्कि एक दृढ़ता थी जो मुझे अंदर से खींचने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हो। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो मेरे घमंड के खिलाफ विद्रोह का ऐलान था। मैंने जब फूलदान तोड़ा तो उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। वो चीनी का फूलदान मेरी ताकत की निशानी था, जो अब मेरे हाथ से टूट चुका था। मैंने उसे धक्का दिया और वो चंद कदम पीछे लड़खड़ाकर दरवाजे के करीब जा पहुंचा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी, वही शांति। उसने न इल्तिजा की न सफाई दी, बस एक बार धीरे से कहा, सपने देखना पाप नहीं होता। ये सब मेरे सीने में अंगारे बन गए। मैंने चीखकर कहा, तुम्हारे जैसे सपने देखने वाले हमेशा जमीन पर गिरे रहते हैं। मगर अंदर कहीं मेरे अचेतन में ये एहसास उभरने लगा कि शायद मैं उससे ज्यादा डरा हुआ हूँ जितना गुस्सा मैं दिखा रहा हूँ। मैंने उसे अपमान के साथ धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया, मगर प्रिया ये सब मंजर खामोशी से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर के बजाय एक गहरा दुख और मेरी मर्जी के खिलाफ विद्रोह था। मैंने उसकी आंखों में पहली बार ऐसी चमक देखी जो मेरे अधिकार से बाहर थी। वो अब मेरी आज्ञाकारी बेटी नहीं रही थी, वो एक महिला बन चुकी थी जो अपनी पसंद की बुनियाद पर सोच सकती थी। उस पल मेरा दिल जैसे जलने लगा। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि उस बदनसीब ने मेरी बेटी को भी अपने पीठे शब्दों में जाल में फंसा लिया, और अब वो मेरे हुक्म से बाहर हो रही है। मैंने प्रिया को बुलाया, वो आई, मगर उसके कदमों में अब वो डर नहीं था जो पहले होता था। मैंने चीखकर कहा, तुम जानती हो वो कौन है? वो एक नौकर है, उसकी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है, और तुम श्रीमान कुमार की बेटी हो।
मगर मेरी आवाज में जो गरज थी वो अब कमजोर हो चुकी थी। वो अब कमजोर हो चुकी थी। वो खामोश खड़ी रही, जैसे मेरा हर शब्द उसके लिए पुराना हो चुका हो। मैंने उसके चेहरे पर वही खामोश विद्रोह देखी जो मुझे अंदर तक काट गई। मैंने उसे सख्त लहजे में धमकाया, अगर तुमने फौरन उसे बुलाया नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मगर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता। मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। मुझे लगा कि अब मेरी इज्जत का अंत होने से पहले इस आग को बुझाना जरूरी है। मैंने तय किया कि उस नौकर को इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा जो न सिर्फ उसे तोड़े, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उदाहरण बने जो किसी अमीर के सामने आंख उठाने की हिम्मत करे। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किए, पुराने जानने वालों को फोन किए और शहर के उन चेहरे को याद किया जो मेरे एहसानों के बोझ तले दबे थे। मैंने खुद से कहा, ये सिर्फ एक लड़के की सुधार नहीं, ये मेरे सम्मान की रक्षा है। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक योजना घूम रही थी, एक ऐसा योजना जो न सिर्फ विक्रम को खत्म करे, बल्कि उसकी याद को भी मिटा दे। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो विक्रम के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता करे, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसको पत्र देता है, कहाँ रात गुजारता है। मैंने उसे इंसान की बजाय एक खतरा समझ लिया था, एक ऐसा बीज जो अगर उग गया तो मेरी पीढ़ियों के घमंड के पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा, लंबे समय के बाद खुद से बात कर रहा था। मैंने आईने में देखा तो अपना चेहरा अजनबी लगा। गुस्से ने मेरे चेहरे की वो चमक छीन ली थी जो मैं हमेशा अपने घमंड के ताज की तरह पहनता था। मेरी नींदें हराम हो चुकी थी, मगर मुझे इस जागने पर भी गर्व था, क्योंकि मैं समझता था कि जो व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए जागता है वो कभी हारता नहीं। मगर मुझे ये अंदाजा ना था कि मैं जिस इंसानियत को दबा रहा था और ये जंग मैं जीत कर भी हारने वाला था। मैंने फौरन एक व्यापक योजना बनाई ताकि उस दो कौड़ी के नौकर को ऐसा सबक सिखाऊं कि दोबारा किसी अमीर आदमी के घर की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। मेरी पत्नी के पास एक बहुत पुराना और कीमती पारिवारिक हार था जिसे मैंने बड़ी चालाकी से छुपा दिया और पूरे घर में एक गंभीर चोरी का शोर मचा दिया। मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी, इस इल्जाम को विक्रम से बेहतर कौन संभाल सकता था, जो अभी अभी गुस्ताखी करके घर से निकाला गया था और एक गरीबी की हैसियत से उस पर हर कोई फौरन यकीन कर लेगा। मैंने बगैर किसी जांच और सबूत के और अपने तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फौरन पुलिस को फोन किया और पूरे यकीन से बताया कि मेरे पूर्व नौकर विक्रम ही ये चोरी करके भागा है। पुलिस मेरे दबाव में थी और उन्होंने विक्रम को एक करीबी वर्कशॉप से, जहां वो अपना काम कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम को सच्चा साबित करने के लिए पुलिस ने उसकी जेब से उसकी कुछ मेहनत की कमाई की रकम बरामद की, जिसे मैंने फौरन चोरी शुदा माल का हिस्सा घोषित कर दिया। मैं ये सब इतनी कुशलता और सुकून से किया कि खुद को किसी अपराधी की तरह महसूस करने के बजाय मैं एक न्यायी, एक रक्षक और अपनी इज्जत का रक्षक समझने लगा। मुझे मालूम था कि विक्रम निर्दोष है, मगर उस वक्त मेरे दिल में ना दया थी, ना न्याय का एहसास, सिर्फ बदले की आग थी जो मेरी रगों में दौड़ रही थी। मैंने हालात को यूं मोड़ा कि हर कोना मेरी मर्जी के अधीन हो गया। पुलिस के अधिकारी मेरा साथ पुरानी जान पहचान रखते थे। वो जानते थे कि श्रीमान कुमार की बात को कभी झुठलाया नहीं जाता।
जब मैंने उनसे कहा यही लड़का है जिसने चोरी की है, तो उन्होंने बगैर सवाल किए मेरे कहने को कानून समझ लिया। मैंने विक्रम को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर सिर्फ उसे सजा नहीं दी बल्कि अपने घमंड को खुश किया। ये मेरे लिए एक खेल बन चुका था, ताकत का, अधिकार का और अपनी अना की तसल्ली का। मैंने ये तक सोचा कि अदालत में अगर बात बढ़ी तो मेरे प्रभाव के चंद पत्र, कुछ गवाहों के बयान और पुलिस की औपचारिक रिपोर्ट काफी होगी कि उसे अपराधी साबित कर दिया जाए। मुझे ये सब करते हुए न कोई शर्म न कोई झिझक, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, मेरी इज्जत हर कीमत पर बचनी चाहिए, चाहे किसी भी निर्दोष का भविष्य ही क्यों ना हो, बर्बाद हो जाए, क्यों ना बर्बाद हो जाए। और इस सोच ने मुझे एक अत्याचारी बना दिया, जिसे अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं बल्कि अपने झूठ की जीत पर गर्व था। प्रिया मेरे खिलाफ गई और लाख कोशिश की वो विक्रम को निर्दोष साबित करे। वो पुलिस वालों के सामने रोई और चीखी कि वो रकम उसने विक्रम को दी थी ताकि वो अपना भविष्य संवार सके। मगर मेरी अना के आगे मेरी बेटी की सच्चाई की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने उसकी बात को सिर्फ एक झूठी मोहब्बत का इजहार समझा और उसे कमरे में बंद करवा दिया। मेरी अना उस वक्त शांत हुई जब मैंने खुद को देखा कि उस नौकर पर हथकड़ियां लगी और वो अपराधियों की तरह पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ने लगा। मुझे लगा कि मेरे रास्ते से अब हमेशा के लिए ये कांटा हट गया है और मेरी इज्जत सुरक्षित हो गई है। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चोरी का वाकया बढ़ा चढ़ाकर सुनाया और ये यकीन दिलाया कि ये गरीब लोग हमेशा आपके घरों में डाका डालते हैं। मैंने अपनी सफलता पर गर्व किया, क्योंकि मैं एक तीर से दो निशाने लगाए थे, बदला भी लिया और प्रिया को भी उस नौकर की लत से आजाद करवा दिया। अब मेरी अगली चाल थी कि मैं प्रिया की शादी किसी बड़े और ताकतवर परिवार में करके अपने मुकाम को और मजबूत करूं। जब मैंने प्रिया को कमरे में कैद किया तो ख्याल में मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं बल्कि इज्जत के किसी बागी हिस्से को कैद किया था। बाहर से मुझे सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, पुलिस, पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी खामोश हो गई थी। लेकिन अंदर कहीं एक ऐसी खामोशी घर कर गई थी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। प्रिया की चीखें जो कभी मेरी बात पर मुस्कुराकर खत्म हो जाया करती थी, अब दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैंने सोचा कि चंद दिनों में वो टूट जाएगी, अपने सपने भूल जाएगी, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो हर दिन मेरे घमंड पर एक नया वार करती थी। वो खाती नहीं थी, वो बोलती नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब किस्म का ऐलान छुपा था, जैसे वो कह रही हो कि अब मैं तुम्हारी नहीं रही, अब मेरी सोच तुम्हारी कैद से आजाद है। मेरी आना इतनी ताकतवर हो चुकी थी, अपने दिल को खुद समझाया कि ये सब जिद है, चंद दिनों में वो भूल जाएगी। आखिर बेटी है, पिता की मर्जी ही उसका भाग्य है। मगर मैं खुद जानता था कि मैं सिर्फ एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक कायर बन चुका हूँ, जो अपने घमंड के घेरे में छुपा बैठा था। मैंने लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाया, दोस्तों के साथ बैठकर हंसा तो दोस्तों को कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए, वरना नौकर मालिक के बराबर हो जाएंगे। सब ने मेरी सहमति जताई, मेरी पीठ थपथपाई और मैंने अपने घाव पर झूठा मरहम लगाया। मेरी पत्नी का व्यवहार मुझे लगातार चुभ रहा था। वो एक खामोश छाया बनकर रह गई थी, जो हर वक्त मेरी सफलता के पृष्ठभूमि में मेरी असफलता की याद दिला रही थी।
शादी की तारीख करीब थी और मेरा दिल एक अजीब सी ठंडक का शिकार था। एक सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मेरी पत्नी कांपते कदमों से मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डब्बा था, वही डब्बा जिसमें वो पारिवारिक हार रखा था। उसने ना कोई इल्जाम लगाया, ना कोई दलील दी, बस वो डब्बा मेज पर रख दिया और टूटती हुई आवाज में कहा, आपका हार मिल गया है। वो वही मेज के नीचे पड़ा था, जहां आपने आखिरी बार उसे रखा था। उस समय मुझे लगा जैसे हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। मेरे सामने मेरी सारी साजिश, सारा गर्व और वो गंदा झूठ टूट कर बिखर गया। हार वहां था, सुरक्षित, और इसका मतलब था कि विक्रम, जिसे मैंने जेल भेजा, जिसकी इज्जत उतारी, जिसके भविष्य को तबाह करने की कोशिश की, वो निर्दोष था। मेरी पत्नी की आंखों में कोई तंज नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उसका दुख ही सबसे बड़ा सवाल था। मेरा हाथ कांपने लगा। ये वही हार था जिसकी बुनियाद पर मैंने एक इंसान को अपराधी बना दिया था। मेरे दिमाग में फौरन ये डर आया कि अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी सामाजिक हैसियत का क्या होगा। लोग मेरे नौकर से कहीं ज्यादा मुझे दोषी समझेंगे। मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत खोने का डर था। मैंने फौरन हार को उठाया और उसे वापस करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया। मैंने पत्नी से कहा कि वो इस बात का किसी से जिक्र ना करे। उसका खामोश सर हिलाना मेरे लिए डरावना था, जैसे उसने मेरे हर अपराध पर खामोशी से मोहर लगा दी हो। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि विक्रम खामोशी से रिहा करवाया जाए। मैंने अपने वकील को फोन किया, एक भारी रकम दी और किसी को बताए बगैर विक्रम की जमानत करवा दी। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई और मैंने अपनी असफलता को शानो शौकत से छुपाने की कोशिश की। शहर के सबसे बड़े व्यापारी धनी प्रकाश के परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, जो धन, रुतबे और शानो शौकत में हमसे कई गुना आगे और मेरी सामाजिक हैसियत को और चमकाने वाले थे। मैंने सोचा यही मेरी असल जीत होगी। प्रिया अब किसी सपने से साधक को नहीं बल्कि सोने की महल में जाएगी। मुझे यह एहसास तक न रहा कि मैंने बेटी के दिल को जीतने के बजाय उसे एक सौदा बना रहा हूँ। मैंने शादी की तैयारियों में ऐसी शान और शौकत दिखाने का फैसला किया जो पूरे शहर में चर्चा बने। मैंने बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, खाने के ऑर्डर बेहतरीन होटल से दिए और निमंत्रण पत्र में उस खास कागज पर छपवाए जो सिर्फ खास वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिमाग में बार बार एक ही ख्याल गूंजता रहा, देखो श्रीमान कुमार ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है। ये सब मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी हार को छुपाने के लिए कर रहा था, मगर खुद को धोखा देने में माहिर था। शादी के बाद जब प्रिया के कानों तक पहुंची तो वो खामोश रही। मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो सब कुछ जानती हो मगर कुछ कहना नहीं चाहती। उसकी आंखों में ना खुशी थी ना विरोध, बस एक ऐसी गहरी खाली आंखें जिसमें सपने दफन किए जा चुके हों। मैंने खुद से कहा, यही तो मैं चाहता था। मेरी बेटी आखिरकार हकीकत स्वीकार कर ली थी। मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये स्वीकृति दरअसल हार की नहीं, धैर्य की खामोश निशानी थी और मैं उसे गलत समझ रहा था। मैंने अपनी पत्नी को भी तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, धन सब घाव भर जाएंगे। जब मेरी बेटी प्रिया की शादी हुई, मेरे लिए जिंदगी का सबसे गर्व का दिन था। मैंने सारी उम्र मेहनत की, पैसा कमाया, नाम बनाया और अब चाहता था कि मेरी बेटी की शादी भी ऐसी हो, पूरा शहर बात करे। मैंने शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी। घर के आंगन से लेकर लॉन तक फूल बेड, मेहमानों के लिए
कालीन बिछे थे और रसोई में खुशबुएं उठ रही थी। मोहल्ले का हर व्यक्ति कह रहा था, श्रीमान कुमार ने राजाओं जैसी शादी की। धनी प्रकार के बेटे का रिश्ता आया था। वही धनी प्रकाश जिसके पास धन भी था और रुतबा भी। मैंने फौरन हाँ कर दी। दिल में खुद को सफल पिता समझा। विवाह के दिन जब दूल्हा सेहरे में सजा आया तो मैंने गर्व से उसके सर पर हाथ रखा। वो युवक बहुत खामोश मगर मजबूत आत्मविश्वास वाला था। पंडित जी ने उसे कुछ बात कही। उसने बोला कि रकम पूरी तो वो बोला, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो मैंने सच्चाई और मेहनत से कमाई है। ये वाक्य मेरे कानों में कुछ अजीब सा लगा मगर मैंने ध्यान ना दिया। सभा में रोशनियों का तूफान, बधाइयां, मुबारकबादें और मेरी बेटी झुकी हुई नजरें। मैंने सोचा बस मैं अब जीत गया हूँ। ये मेरी इज्जत, मेरी आना और मेरी सफलता का उत्सव था। मुझे क्या खबर थी कि ये उत्सव दरअसल मेरी हार की शुरुआत था। सुबह से ही हर तरफ तैयारी का शोर था। मैंने खुद आंगन का निरीक्षण लिया। कालीन की लकीरें, बेड के वाग, मेहमानों की बैठने की व्यवस्था, हर चीज मेरी नजरों से एक प्रदर्शन थी। मेरी सफलता का प्रदर्शन। रसोइयों को मोहल्ले के प्रसिद्ध शेफ को बुलाकर विशेष मेनू तैयार करने को कहा गया था। मटन करी, विशेष गुलाब जामुन, अंत में दस्तरखान पर फालूदा। मेरे दिमाग ने सोचा था कि सब सभा शुरू होगी। मेरे दोस्त मेरे दोनों तरफ बैठे बनावटी बातचीत करेंगे और मेरी बेटी मेरे निकट होगी। उसकी मुस्कान मेरे गर्व की निशानी बन जाएगी। जरूरत से ज्यादा मेहमान को आमंत्रित किया गया। पुराने सभी संबंधों को याद किया गया। दोस्तों को दोबारा बुलाया गया। वो दिन देखेंगे की घोषणा की गई और मैंने खुद को कल्पना किया कि जब मेरे सम्मानित मेहमान तालियां बजाकर मेरा नाम पुकारेंगे, मैं सर उठाकर मुस्कुराऊंगा और मुझे मालूम होगा कि मैं सफलता का वो मुकाम हासिल कर रहा हूँ जिसकी तरफ जिंदगी पर दौड़ लगाई थी। शाम की रोशनी में हॉल को एक सुनहरी चमक दी। फूल छतों से लटक रहे थे। उनकी रोशनी प्रिया के सजे बालों की चमक में शामिल हो रही थी। मेहमान एक एक करके पहुंच रहे थे। उनके कपड़े, उनके होठों पर मुस्कान, उनकी नजर में मेरे घर के सम्मान की प्रशंसा दिख रही थी। कुछ बुजुर्ग बधाई दे रहे थे। कुछ युवा तोहफे देकर नम आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने गौर किया कि लोग मेरी तरफ देखते वक्त हल्के से झुकते, जैसे मेरी सफलता का हिस्सा वो खुद भी बन रहे हों। दूल्हे का प्रवेश हुआ। सेहरे में सजा हाथ हाथ में फूलों का हार लिए उसने अपने चंद कदम आगे बढ़ाए। मैंने उसका सर थामकर कहा, स्वागत है। खुशकिस्मत परिवार को खुशियां दो। उसने खामोशी से सर हिलाया। पंडित जी ने विवाह पढ़ाया और बाद में सवाल हुआ, स्वीकार है कि दुल्हा में रकम दे। दूल्हे ने जवाब दिया, हाँ, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इस वाक्य ने मेरे अंदर एक हलचल मचा दी। मुझे समझ आया कि वो कह रहा है, मगर फौरन मैंने उसको अपनी सफलता समझा। मैंने सोचा कि युवक साहसी है, ठोस है और मेरा फैसला सही था। मेहंदी की रस्म हुई, परिजन नाचने लगे, बच्चे हाथों में रोशनी लिए दौड़ रहे थे और मेरी बेटी प्रिया झुकी हुई आंखों के साथ मेरे करीब आई और कहा, पापा धन्यवाद, ये मेरा सपना है। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल में सोचा, बस अब मैंने सब ठीक किया है। मैंने मेहमानों को अभिवादन किया, फोटो खिंचवाई, मिठाइयाँ बांटी और घर का हर कोना उत्सव की आगोश बन गया। लेकिन शाम अगली थी और उस रात जब सभा खत्म हुई, मैंने रसोइयों से पूछा कि बाकी मिठाइयाँ किसको दी जाएंगी। उसने बताया कि चंद ट्रे बच रहे हैं जिन्हें हम गरीब मोहल्ले में ले जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये भी हमारा हिस्सा है, मगर अंदर मेरा दिल बुखार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बीमारी है
जो मुझे हो रही है। रात के आखिरी मेहमान रुखसत हुए, फूल हटा दिए गए, दिमाग में रोशनी बंद पड़ गई। मैं कुर्सी पर बैठा था, दैनिक पत्र हाथ में, मगर उसके शब्द अब पढ़े नहीं जा रहे थे जो सुबह मुझे गर्व महसूस करवाते थे। मैंने अपने हाथ से अखबार पलटा और सोचा, क्या मैं वाकई जीत गया हूँ? और उसी पल मेरे दिल ने चुपके से फुसफुसाई, शायद ये मेरी विजय नहीं, मेरी परीक्षा है। मगर मैंने खुद को कहा, नहीं, अब सोचूंगा, कल का दिन देखूंगा और सफलता का मजा लूंगा। सोया ना था, मगर आंखें बंद की। विचारों का तूफान मेरे दिमाग में था। मेहमानों की प्रशंसाएं, दूल्हे की खामोशी, बेटी की मुस्कान और मेरे अंदर वो अजीब सा खलल। मगर मैंने उसे महत्व ना दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने सब ठीक किया है, सब कुछ संभाला है। मैंने अपने आप को कहा, सुबह होगी तो दुनिया मुझे नमस्ते करेगी। शादी के चंद हफ्ते बाद मैंने सोचा, चलो आज अपनी बेटी के घर जाकर देखूं कि वो कैसी है। मैंने सुबह सवेरे अपनी नई गाड़ी बाहर निकलवाई, अपना सबसे महंगा सूट पहना और शहर के पौष इलाके की तरफ रवाना हुआ। उस दिन मेरे अंदर एक ऐसा गर्व था जो लगभग वर्षों से मेरे दिल में बसा हुआ था। मेरी बेटी अब बड़े घर में है, मैंने सोचा था। मेरी बेटी अब बड़े घर में है, मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं उस भव्य हवेली के सामने पहुंचूंगा, लोग मेरी तारीफ देखेंगे, मेरी सफलता की खिड़की खुल जाएगी और मेरी इज्जत पूरी तरह से चमक जाएगी। रास्ते में खुद को आईने में देखा। मैंने अपनी बातचीत तैयार की थी। दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी बेटी सफल घर में है। मोहल्ले वालों को नजारा दिखाऊंगा कि किस तरह मेरी मेहनत रंग लाई। गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। अभी जात और नवाब जैसे लोग अपनी सैर में घूम रहे थे और मैं खुद को उनके बराबर खड़ा समझ रहा था, बिल्कुल उस शानदार सभा का हिस्सा। घर के सामने पहुंचा तो दरवाजा इतना बड़ा था कि उसके सामने गाड़ी रुकने का भी छोटा सा महसूस हो रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां दो गार्ड्स वर्दी में खड़े थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मैंने जोरदार आवाज में कहा, नमस्ते, मैं श्रीमान कुमार हूँ, प्रिया के पिता। गार्ड ने कड़क लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, माफ कीजिएगा श्रीमान कुमार, मगर आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कमिश्नर साहब का सख्त हुक्म है। मैंने जोर देकर कहा, कमिश्नर? कौन कमिश्नर? यहाँ तो मेरी बेटी रहती है। वो दोनों गार्ड ऐसे खड़े जैसे उन्हें पहले से मेरी आने की उम्मीद थी। एक बोला, जी यही कमिश्नर साहब का घर है, और खुलासा ये है कि आपका इंतजार नहीं किया गया है। मेरे अंदर एक भारी सी लहर उठी। मैंने फिर कहा, मेरे साथ गलती हो रही है, मुझे अंदर जाना है, अपनी बेटी की कुशल क्षेम जाननी है। एक गार्ड ने शांतिपूर्वक सर हिलाया और कहा, कल ड्यूटी का समय है, आज संचार बंद है और हुक्म जारी है कि कोई भी अंदर आ ना जाए। मैंने फोन निकालकर प्रिया को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने घड़ी देखी, लगभग शाम का समय था, मगर प्रकाश इतना बदल गया था कि मेरे दिल पर छाया पड़ गई। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, कॉल करने की जरूरत नहीं, श्रीमान कुमार, मैं खुद आ गया हूँ। वो आवाज मेरे नसों को झकझोर गई। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, कॉल। मैं पलटा और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने जम गया। सामने वही चेहरा था जो मैंने नौकर के रूप में देखा था, मगर अब वो नौकर ना रहा। वो सरकारी वर्दी में सजा, कंधों पर सितारे लगाए एक प्रभावशाली अधिकारी की तरह खड़ा था। वो उसके पीछे दो मजबूत गार्ड थे, खामोश मगर तैयार। उसने मेरे सामने कदम रखा, मेरी तरफ मार्गदर्शन जैसा नजर आ रहा था। मेरे होठों पर शब्द रुक गए, मेरे कदम जैसे जम गए।
मैंने निगाह उसकी वर्दी से उसके चेहरे की तरफ खींची। मैं आगे बढ़ा, गुस्से में चीखा, दो कौड़ी के नौकर, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा दामाद बने। शब्द मेरे मुंह से फट पड़े थे जैसे तूफान निकल आया हो। मेरी गर्दन की नसें फूल रही थी, हाथ जोड़े से ढीले पड़ रहे थे और मेरी आंखों ने उस युवक को देखा जो मेरे सामने खड़ा था, बल्कि खड़ा नहीं था, अपनी पूरी शान के साथ स्थिर हुआ था। मुझे देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी बेटी प्रिया दौड़ी आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। रुकिए पापा, ये वो नौकर नहीं जिसे आप समझते थे। यही मेरे पति हैं। ये कमिश्नर आरव सिंह हैं, जिससे मेरा विवाह हुआ था। वो बोली और शब्द मेरे लिए जैसे बम साबित हुए। मेरी आत्मा कांप गई, मेरा शरीर स्थिर हो गया, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो शांत लेकिन मजबूत, आत्मविश्वास वाली और आंसुओं के बावजूद दृढ़ खड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, यकीन था। उसकी मुस्कान में जिद थी और मेरे सामने वो अपनी नई जिंदगी की खुशी के साथ खड़ी थी। आरव ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अंकल, मैंने प्रिया से प्यार उस दिन किया था जब मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में खाते देखा था। उस वक्त मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पद या धन से नहीं, मेरी सच्चाई से प्यार करे। उसने अपनी बात जारी रखी और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर की दीवारें टूट रही हैं। मैंने अपनी पहचान छुपाकर आपके घर नौकरी की ताकि देख सकूं कि आपकी बेटी मुझे इंसान समझती है या नौकर। जब आपने मुझे जेल भेज दिया, तब भी मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस वाले जो आपके हुक्म पर मुझे ले गए थे, सब मेरे अधीन थे। वो सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैं हक्का बक्का सुन रहा था। सांस ठहर गई, मेरी जुबान रुक गई थी। उन्होंने आगे कहा, मैं जब जेल से निकलकर प्रिया को सच बताया तो उसने कहा कि वो मेरे साथ किसी भी हालत में खड़ी रहेगी। विवाह के दिन जो रिश्ता आपके घर आया था, वो मेरे चाचा का था। चेहरा किसी और, नाम मेरा और। जब विवाह हुआ तो सेहरे के पीछे मैं खुद था। मेरे दिमाग में जैसे हजार तेज आंधियां दौड़ गई। मैं बैठने ही वाला था कि प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। पापा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ सच सुना था। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक मजबूत प्रेरणा थी। मेरे अंदर वो आवाज गूंजी जो सुनी नहीं जा रही थी। कुछ गलत है और मैं उसका हिस्सा हूँ। आरव ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन करीब नहीं आया। उसने करीमा से कहा, साहब, आपने मुझे नौकर समझा और उस वर्ग का आदमी समझा जो आपने ठहराया था, मगर मैंने खुद को साबित कर दिया कि इंसानियत पद या कपड़े से नहीं होती, बल्कि चरित्र से। और आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि आप खुद देखें सच्चाई को। प्रभावशाली की तरह जड़ पकड़ती है। उसकी बात मेरे अंदर की गलतियों में प्रतिध्वनि पैदा कर गई। मैंने प्रिया की तरफ देखा। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों ने सवाल किया था, पापा, क्या आपने इंसान देखा या सिर्फ वर्ग खुशबू से? लैबरेज उस बड़े हॉल में रोशनियों की चमक में मेरे दिल की रोशनी बंद पड़ रही थी। मेरे होठों से अनायास निकला, तू तू अमीर परिवार का नहीं था आरव। आरव ने नरमी से कहा, मैंने अमीर परिवार से नहीं, एक अमीर रिश्ते से इनकार किया था, और वो रिश्ता सिर्फ धन और रुतबे का नाम था। मैंने चाहा कि मेरा रिश्ता इंसान से हो और यही मैंने किया। वो स्थिर हुआ, गरिमा के साथ, उम्मीद के साथ, और मेरे सामने वो उदाहरण बन चुका था जिसे मैंने आज तक ठुकराया था। मैंने जोर से कहा, और वो जो दामाद मुझे बताया गया था? प्रिया बोली, वो सिर्फ आपकी पसंद का हिस्सा था पापा, लेकिन मेरी पसंद अलग थी और उसे आपकी मर्जी के अनुसार नहीं किया गया।
हमें वो कदम उठाना था जो आपने कभी समझा ना था। मैं खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था और अंदर मेरा घमंड बुरी तरह घायल हो रहा था। आरव ने आगे कहा, मैंने उस घर और उस रिश्ते को उस वक्त ठुकरा दिया जब मैंने फैसला किया कि इससे इच्छाएं नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, और अब मैं जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका हूँ। वो आवाज मेरे कानों में गूंज गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर की दीवार की नींव में हथौड़ा मारा हो। और फिर मेरे अंदर वो सवाल उठा जो मैंने कभी पूछा ना था। मैंने गलत किया। मैंने देखा कि मेरी दुनिया का ढांचा, वो तमाम कीमती सामान, वो सब संदेह, वो सब फर्श पर बिखरे हैं। मैं बोला, अपनी आंखों में आंसू मगर शब्द कमजोर थे। प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए सब ठीक किया था। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और कहा, पापा, ठीक करना और ठीक होना दो अलग चीजें हैं। मैंने ठीक होना पसंद किया। मेरी खामोशी और उसकी बात ने मेरे अंदर तूफान बर्पा कर दिया। वो वादा जो मैंने अपने लिए किया था, अपनी बेटी को सबसे अच्छा घर देने का, आज उसने रंग बदल दिया था। मेरी सफलता का प्रतीक मेरी आंखों के सामने खंडहर बन गया था। उस दिन मैं गुस्से में घर वापस आया। मैंने किसी से बात नहीं की। कई दिन खाना हलक से नहीं उतरा। मेरी आत्मा अंदर से चुपचाप घायल हो रही थी और मेरे होठों पर सिर्फ खामोशी थी। मैंने खुद से कहा, ये बेटी नहीं, मेरी हार है। मगर हर रात जब आंखें बंद करता, प्रिया का चेहरा और आरव की नरम मुस्कान सामने आती। उनकी मुस्कान में वो दृढ़ता झलकती जो मेरा घमंड कभी स्वीकार न करता। मैंने सोचा कि किस तरह मैंने अपनी इज्जत की इमारत बनाई थी, मगर अब वो इमारत मेरे अंदर से टूटी हुई नजर आ रही थी। कुछ महीने बाद मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा उनके घर गया। खुद को तसल्ली दी कि शायद अभी समय है ठीक होने का। गार्ड ने दरवाजा खोला, मैं अंदर आया और वो पल मेरे लिए एक परीक्षा की तरह था। अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि ये जगह अब मेरी नहीं थी। घड़ी की टिक टिक, हॉल की रोशनी, मेहमानों की हंसी, सब कुछ मेरी सफलता का हिस्सा था, मगर मैं उस दृश्य का मेहमान बनकर आ रहा था। प्रिया ने आकर मेरा हाथ चूमा, वही बेटी जिसे मैंने कभी सिर्फ मेरी मर्जी का हिस्सा समझा था। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसने सवाल था। पापा, आप नाराज हैं? मैं खामोश खड़ा रहा। जुबान पर जवाब था, मगर शब्द मेरे होठों तक ना पहुंच सके। उसकी चिंता में कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ फिक्र थी, और वो फिक्र मेरे लिए भारी साबित हुई। फिर आरो आगे बढ़ा, मेरे सामने झुककर बोला, अंकल, मैं अब भी वही नौकर हूँ जो आपके घर काम करता था। फर्क सिर्फ ये है कि अब मैं सम्मान के साथ जीता हूँ। ये शब्द मेरे कानों में जैसे घंटी बनकर गूंजने लगे। उसने आगे कहा, मैं कभी आपको कम न समझा, मगर आपने मुझे कम समझा। आज वो समय है कि मैं आपको बताऊं, सम्मान लेने की चीज नहीं, दी जाने वाली चीज है। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर पहली बार उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाने में मेरे लिए कमजोर होने का एहसास था, मगर उसमें एक नया दृढ़ता भी थी, स्वीकृति का। बेटा, मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने धन में सम्मान तलाश किया, मगर तुमने मेहनत में। तुम जीत गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्रिया के सर पर हाथ रखा और दिल से कहा, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मैं आज सचमुच सम्मानित बन गया हूँ। ये वो शब्द मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करने के लिए कहे थे। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किए। मैंने अपने कार्यालय की सजावट के बजाय आंतरिक अध्ययन शुरू किया। किताबें पढ़ी, खुद से सवाल किए और अपनी अना की नींव को परखा। मैंने प्रिया और आरव के साथ बैठकर बातें की, उनकी कहानियां सुनी और अपने बचपन की यादें
दिल से निकाली। हर शाम जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठता, एक डायरी रख लेता और लिखता कि आज मैंने क्या सीखा, किसको माफ किया और किससे मिलने की हिम्मत की। मैंने मोहल्ले में वापस जाना शुरू किया, मगर इस बार शिकायत लेकर नहीं, बल्कि माफी लेकर। लोगों ने पूछा, श्रीमान कुमार, ये सब क्या चल रहा है? मैंने बताया कि मैंने इंसानियत की परिभाषा बदल दी है और मेरा रुतबा अब सिर्फ पद नहीं, चरित्र है। ये सुनकर कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने आश्चर्य भरी निगाहें की, मगर मैं उससे प्रभावित न हुआ, क्योंकि मेरी आंतरिक आवाज ने मुझे बताया था कि बदलाव का सफर अंदर से शुरू होता है। एक दिन मैंने आरव को कहा, आओ मेरे कार्यालय आओ, हम मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम युवा मेहनत कशों को सौकल सिखाएंगे और सम्मान से जीने का रास्ता बताएंगे। उसने खुलकर हंसकर कहा, अंकल ये आपका विचार तो नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा है, हाँ मेरा है, मगर तुमने मुझे ये सबक दिया कि सम्मान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कम नहीं होता। शाम के समय जब मैं उस नई शिक्षा का निरीक्षण लेता तो मुझे वो एहसास होता कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए पिता की शुरुआत है। और उस पिता में प्रिया और आरव मेरे साथी थे, ना कि मेरे अधीन। मैंने अपनी अना की जंजीर तोड़ दी थी और उसकी जगह प्यार और सम्मान ने ले ली थी। वो सम्मानित जो मैं बनना चाहता था, अब वही बच्चा बन गया था, जिसने अपना घमंड जमीन पर उतारा और इंसान को हाथ में उठाया। मेरे अंदर पछतावा रहा, मगर शर्मिंदगी नहीं रही, क्योंकि मैंने अपनी गलती स्वीकार की थी। मैंने स्वीकृति की खुशबू सूंघी और अपनी जिंदगी में अनगिनत सुबह ऐसी आई, सच सुनने और सच जीने की कोशिश की। अब जब भी मैं अखबार देखता हूँ या सभा में जाता हूँ, वो कुर्सी, वो चमकती जगह, वो बेड, वो कालीन, वो सब याद दिलाते हैं कि सच्ची शान वो नहीं जो दिखाई जाए, बल्कि वो है जो महसूस की जाए। और इस तरह मैंने पाया कि सच्चा सम्मान अपनी आत्मा से होता है, दूसरों से नहीं होता। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया, आरव ने मुझे दिखाया और मैंने अपनी जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा। सम्मान का आधार रुतबा नहीं, इंसानियत पर है। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें और मेरा चैनल कहानी किसान को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।